तो गाइस आप लोगों ने जैसा कि देखा था, मैंने पिछले वीडियो में 2 सॉल्यूशन चैप्टर करवा दिया था और ये इस वीडियो में आप लोगों को सॉलिड स्टेट का मैं पूरा करवाने वाला हूँ, पूरा चैप्टर, जिसमें कि मेरा पूरा हैंड रिटेन ऑफलाइन का नोट है। ये नोट अगर आप पढ़ लेते हैं तो कहीं भी अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ते हैं तो आप लोगों को ऑनलाइन में क्या आता है, थोड़ा कठिन नोट मिलता है, थोड़ा हार्ड रहता है। तो अगर आप लोग मेरे नोट से, नॉर्मल भाषा में लिखा हुआ है, इस नोट से भी अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा होगा और आप इससे बोर्ड में आराम से बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम द सॉलिड स्टेट चैप्टर को आज शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो या फिर जो भी कुछ हो, सारा आपका इस थ्योरी से बन जाएगा और आप लोग अगर इसे याद कर लेते हैं तो आपका 100% एक भी नंबर नहीं कटेगा और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और सारा जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो यहीं से रहेगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है मैटर। मैटर क्या होता है? तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि मैटर तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास इज कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा एवरीथिंग अराउंड अस आर मैटर। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे अब आते हैं यहाँ पे हम। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन मैटर का जो होता है वो तीन पार्ट में मैटर को बांटा गया है फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस, जो कि हमें इस चैप्टर में सॉलिड के बारे में पढ़ना है पूरा। तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड इज दैट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विच हैविंग डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टी क्या होता है सॉलिड का? तो पहला प्रॉपर्टी होता है इट हैविंग डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। दूसरा, इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर लेस, इट डू नॉट हैविंग टेंडेंसी टू फ्लो, पार्टिकल्स लाइक आप लोग बोल सकते हैं एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, आयन हो गया, यही हमारा पार्टिकल होता है, हैविंग फिक्स्ड पोजीशन, इट इज़ वेरी लेस कंप्रेसिबल, इट हैविंग हाई डेंसिटी। ये जनरल प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड में लिखने के लिए बोलता है, सॉलिड का जनरल प्रॉपर्टी लिखिए। ओके, तो यहाँ पे आते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉलिड पे। सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के 2 टाइप्स होते हैं पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पे। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा एमरफस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, इसका डिफिनीशन याद कर लीजिएगा और इसमें जो डिफरेंस और जो प्रॉपर्टी होगा वो याद कर लीजिएगा, ज़रूर पूछता है बोर्ड में। ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, द सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज रेगुलर इन लेटिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड अरेंजमेंट गिव्स डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अरेंजमेंट होता है वो डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप देता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड गिव्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है लॉन्ग रेंज ऑर्डर देता है। Amorphous solid, the solid in which particles are arranged irregular in lattice is called amorphous solid. Amorphous word is taken from Greek word amorphous. It means no form. Amorphous solid do not gives any geometrical shape. Amorphous solid gives short range order. क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है ट्रू सॉलिड होता है। यहाँ पे आप डिफरेंस की बात आ गई है, आप लोग पीछे जो देखे वो भी दो डिफरेंस हो गया और यहाँ से भी डिफरेंस स्टार्ट होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ट्रू सॉलिड, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहा जाता है। एमरफस सॉलिड इज कॉल्ड स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो ये याद कर लीजिएगा कि ट्रू सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहा जाता है और एमरफस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। ग्लास ऑफ एंशिएंट civilization are thin at top and thick at bottom side because glass flow down very slow. ग्लास का जो ये होता है टॉप पे, जो होता है टॉप पे वो थिन होता है यानी पतला होता है और नीचे मोटा होता है, क्योंकि वो जो ग्लास है ना सिविलाइजेशन, जो एंशिएंट का ग्लास होता है उसमें टेंडेंसी होता है फ्लो करने का डाउन, यानी धीरे धीरे नीचे टेंडेंसी होता है फ्लो करने का, जिसकी वजह से ऊपर में क्या होता है पतला होता है और नीचे में मोटा होता है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा गया। अब ये भी है यहाँ पे ये लिख लीजिएगा कि अमरफस सॉलिड को हम स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड क्यों कहते हैं। तो अमरफस सॉलिड हैविंग टेंडेंसी टू फ्लो वेरी स्लोली, द देयरफॉर इट इज़ आल्सो नोन एज स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड। ओके, अब देखिए यहाँ पे ऑन कटिंग विथ शार्प टूल क्रिस्टलाइन सॉलिड गिव्स ए स्मूथ क्लीवेज। ठीक है, यानी शार्प टूल से हम लोग इसे काटते हैं तो ये जो है स्मूथ क्लीवेज देता है।
कौन? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। वही अमorphous सॉलिड की बात करें तो अमorphous सॉलिड गिव्स इर्रेगुलर शेप ऑन कटिंग विथ शार्प टूल। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ फ्यूजन। क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट होता है और हीट ऑफ फ्यूजन भी डिफिनिट होता है। अमorphous सॉलिड डू नॉट हैव डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ फ्यूजन। वही अमorphous सॉलिड के पास ये डिफिनिट नहीं होता है। द टेम्परेचर डैट चेंज सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? तो वह टेम्परेचर होता है जिसपे सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है, उसे ही हम लोग हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ऑन कूलिंग एंड हीटिंग सम अमorphous सॉलिड बिकम्स क्रिस्टलाइन एट सेम टेम्परेचर। ओके, यानी कूलिंग जब हम ठंडा और गर्म करते हैं ना कुछ अमorphous सॉलिड को, तो वो क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं क्वार्ज। क्वार्ज जो होता है हमारा, उसका फॉर्मूला होता है SiO2 इज़ द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड क्वार्ज ग्लास इज़ द अमorphous सॉलिड। ये डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि क्वार्ज जो है वो कौन सा है, क्या होता है। तो क्वार्ज याद रखिएगा क्रिस्टलाइन होता है, लेकिन क्वार्ज ग्लास क्या होता है? अमorphous होता है। अगर ग्लास लग गया तो वो अमorphous हो जाएगा, अगर नॉर्मली क्वार्ज है तो वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, ये देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर है क्वार्ज का स्ट्रक्चर। ये जितना आपको लाल लाल यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, यहाँ पे ये लाल जितना दिख रहा है वो O2 है, ऑक्सीजन रहता है। और ये जो ब्लैक ब्लैक यहाँ पे है वो हमारा सिलिकॉन का पार्टिकल रहता है, ठीक है। वहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ज। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो एनआइसोट्रॉपिक है नेचर में। अब जानते हैं एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है। एनआइसोट्रॉपिक मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं तो सारा पार्टिकल का जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट डिफरेंट मिलता है। चाहे हम ये स्ट्रक्चर जो है हमारे क्रिस्टलाइन का, और इसमें देख सकते हैं अगर हम तीर यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं तो ए बी करके हमें मिलता है, और यहाँ से जाते हैं तो ए मतलब हमारा अरेंजमेंट मिलता है। तो यही हो गया हमारा एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है। ये हमारा एनआइसोट्रॉपिक होता है नेचर में। ये डिफिनीशन याद कर लीजिएगा, एनआइसोट्रॉपिक मीन्स क्या होता है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है। एनआइसोट्रॉपिक मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स and electrical conductivity are different in different direction। और amorphous solid are isotropic in nature। amorphous solid isotropic होता है नेचर में। isotropic means क्या होता है? सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसमें क्या होगा? सेम फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, हमें स्टडी करना है, वी विल ओनली स्टडी अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमें इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है, और वो भी किस सॉलिड के बारे में? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड का ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर देयर आर 4 टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये चारों है, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड। इन चारों को हम पूरा एकदम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये चारों में से याद कर लीजिएगा चारों अच्छे से, क्योंकि ये चारों में से कोई भी एक आपको बोल देगा और इसका प्रॉपर्टी भी बोल देगा आपको लिखने के लिए, ठीक है। तो आप चारों को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है आयनिक सॉलिड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन इज कॉल्ड आयनिक सॉलिड। ओके, तो देखिए आयन्स जैसे कि कैट आयन या एनायन ही होगा, आर हेल्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। आयन्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे में एकदम दूसरे को पकड़ के रखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, ठीक है। ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इज़ नॉर्मली हार्ड। ये नॉर्मली क्या होता है? हार्ड होता है। इट हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इन मोल्टेन स्टेट और इन सॉल्यूशन इट इज़ मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। लेकिन किस में? मोल्टन स्टेट में और सॉल्यूशन स्टेट में। मोल्टन का मतलब हो गया
नमी वाले स्टेट, ठीक है। और सॉल्यूशन का तो मतलब बुझते ही हैं, सॉल्यूशन में जब दो या दो से अधिक पदार्थ को होमोजेनियस मिक्सचर हम बना देते हैं उसमें, ठीक है। इट इज़ सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, ये सॉल्यूबल होता है किसमें, पोलर सॉल्वेंट में। वाटर इज़ गुड सॉल्वेंट फॉर इट, वाटर जो है गुड सॉल्वेंट होता है इसका। एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इस सब का को अगर आप इस सब से मिला देते हैं तो आपका जितना भी एग्जाम्पल बनेगा वो एग्जाम्पल आपका बन जाएगा आयनिक सॉलिड, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं LiF, हमने लिथियम को मिला दिया फ्लोरीन से, NaCl, NaI, NaBr etc, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा आता है हमारा मोलिकुलर सॉल्वेंट, मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड, इन दिस सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल। इन दिस सॉलिड यानी इस सॉलिड में जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होगा वो क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारा मॉलिक्यूल होगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोलिकुलर सॉलिड, यहाँ पे आप मोलिकुलर सॉलिड का भी 3 टाइप है, ठीक है, तो हम उससे पढ़ लेते हैं। पहला आता है हमारा नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। इन दिस सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आइदर नोबल गैस और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल आप लोगों ने शायद 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बता देता हूँ। हमारा मॉलिक्यूल 2 टाइप का होता है, एक पोलर, दूसरा नॉन पोलर। आप नॉर्मली ऐसे समझ लीजिए कि पोलर का मतलब हो गया डिफरेंट अगर डिफरेंट एलिमेंट अगर मिल के बन रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पोलर। जैसे कि हमने HCl मिला दिया, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला, यहाँ पे अलग अलग है तो HCl मॉलिक्यूल बनाया तो HCl, NaCl, ठीक है। लेकिन वही अगर हमारा सेम एलिमेंट जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, F2 हो गया, Br2 हो गया, ये सब क्या है, एक ही तरह के पार्टिकल मिलके मॉलिक्यूल बना रहा है, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा नॉन पोलर, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टिकल आर बाउंडेड विथ वीक डिपोशन फोर्स, ठीक है, पार्टिकल जो होता है वीक डिपोशन फोर्स से यहाँ पे बंधा होता है। इट इज़ नॉर्मली सॉफ्ट, इट हैविंग वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सॉलिड He, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, वही जो नोबल गैस है हमारा, और सॉलिड H2, सॉलिड O2 etc, जितना भी मैंने बताया जो कि स्वयं के साथ मॉलिक्यूल में होता है। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड दूसरा हमारा इसका मॉलिक्यूलर सॉलिड का दूसरा पार्ट है, मतलब दूसरा टाइप है। इन दिस सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय पोलर कोवेलेंट बाउंड, यानी पोलर कोवेलेंट बाउंड द्वारा हमारा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो जुड़ा होता है इसमें। इसके प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीक, इट इज़ आल्सो सॉफ्ट, इट हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बट हायर देन नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सॉलिड HCl, HBr, HI etc। तीसरा हाइड्रोजन बाउंडेड मोलिकुलर सॉलिड। इन दिस सॉलिड constituent particles are bounded with hydrogen bound, okay, it is soft, solid or volatile liquid at room temperature, it having low melting and boiling point but higher than polar and non-polar molecular solid, it is also bad conductor है, यानी ये एक इंसुलेटर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बैड कंडक्टर है। अब आते हैं हमारा तीसरा जो था क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप, वो है मेटालिक सॉलिड। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव आयन, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा वो हमारा पॉजिटिव आयन होगा। और ये हमारा एक मेटल का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। मेटल जो होता है उसे हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ये मेटल का एक आयन है, ठीक है, इसे हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। इन दिस सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बाउंडेड विथ मेटालिक बाउंड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटालिक बाउंड के द्वारा जो बने होते हैं। दीज आर नॉर्मली हार्ड, ये नॉर्मली हार्ड होते हैं। इट हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटालिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटालिक सॉलिड्स आर malleable and ductile,
मेटालिक सॉलिड जो होता है मेलिएबल और डक्टाइल होता है। एग्जाम्पल में आप सारे मेटल लिख सकते हैं, लाइक लिथियम, सोडियम, क्रिप्टम, रुबिडियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम। Br से क्या होता है, Br से उतना नहीं पता। एसेंटीन हो गया, Ag हमारा चांदी हो गया, Au गोल्ड हो गया, etc। अब यहाँ पे आता है हमारा चौथा कोवैलेंट सॉलिड, और नेटवर्क सॉलिड भी इसे बोला जाता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं नेटवर्क सॉलिड। कभी कभी ये भी पूछ देता है, आपको कोवैलेंट सॉलिड नहीं लिखा रहेगा, डायरेक्ट नेटवर्क सॉलिड लिखा रहेगा। तो इसमें जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल एंड बाउंडेड विथ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया। इट इज़ आल्सो नोन एज जेंट मॉलिक्यूल, आप ये याद रखिएगा, जेंट मॉलिक्यूल के नाम से भी ये जाना जाता है। इट इज़ नॉर्मली हार्ड, ये नॉर्मली हार्ड होता है। इट हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बैड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। एक्सेप्शन में आता है ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो उसमें हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होता है। ग्रेफाइट एक प्रकार का कंडक्टर होता है, इससे जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होता है। एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा, क्योंकि इसका एग्जाम्पल पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कोवैलेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंट, आपको बोल देगा कोवैलेंट सॉलिड। तो ये याद रख लीजिएगा, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया जिसको SiC लिखते हैं, क्वार्ज हो गया, SiO2 हो गया, और बोरोन नाइट्राइड हो गया, Bn etc। यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्ज लिखा हुआ, यानी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही एग्जाम्पल है। अगर क्वार्ज ग्लास रहे तो अमरथस सॉलिड का एग्जाम्पल होगा। ओके, तो यहाँ पे हम ग्रेफाइट के बारे में कुछ जान लेते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ग्रेफाइट इज़ द कोवैलेंट सॉलिड बट इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ सॉफ्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ग्रेफाइट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 2 नंबर में कभी पूछ देगा कि हमारा जो ग्रेफाइट होता है वो क्यों होता है गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, तो नॉर्मली आपको लिख देना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन ग्रेफाइट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, यानी ग्रेफाइट जो होता है वो हमारा ग्रेफाइट का जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन, तो sp2, ठीक है। और इन डायमंड कार्बन, डायमंड का जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इन ग्रेफाइट 2 लेयर आर सेपरेटेड थ्रू large distance and hence graphite is used as solid lubricant। ओके, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारा सेकेंड लेयर, और ये हमारा नीचे का लेयर होता है ग्रेफाइट का, ऐसा कुछ लेयर का पट्टी बना होता है। यहाँ पे इसका लंबाई वगैरह सारा दिया हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड लिखा हुआ है। ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, इसका जो लंबाई 5 पिकोमीटर का होता है, और ये 340 पिकोमीटर का होता है। ओके, अब आते हम लोग यहाँ दूसरे पार्ट पे, क्रिस्टल लेटिस और स्पेस लेटिस। इसको भी VBI लगा लीजिएगा, क्योंकि क्रिस्टल लेटिस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्रिस्टल लेटिस और स्पेस लेटिस क्या होता है, इसी को स्पेस लेटिस भी बोला जाता है। द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस और स्पेस लेटिस। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा एक ट्यूब हो गया, इसमें याद रखिएगा 6 फेस होता है। फेस का मतलब आप समझते ही होंगे, जो सरफेस एरिया होता है वो हमारा फेस कहलाता है, और एज, ये किनारा जो है टोटल 12 होता है, और कॉर्नर टोटल 8 होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फेस। द प्लेन सरफेस ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड फेस। एज क्या होता है, एज। द लाइन थ्रू विच 2 फेस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड एज। इंटरफेशियल एंगल, इसका याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इंटरफेशियल एंगल पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी बन जाता है। द मिनिमम एंगल बिटवीन 2 एडजेसेंट फेस ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल। देन ब्रेविस लेटिस, ब्रेविस लेटिस भी याद रख लीजिएगा, ये भी पूछता है ब्रेविस लेटिस क्या होता है। देयर आर ओनली 14 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टल आर पॉसिबल, दिस इज कॉल्ड ब्रेविस लेटिस। नंबर ऑफ ब्रेविस लेटिस टोटल, एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो टोटल ब्रेविस नंबर ऑफ ब्रेविस लेटिस 14 होता है। क्रिस्टल इज द पोर्शन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस बाउंडेड बाय प्लेन सरफेस ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, अब यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल सिस्टम का टाइप भी पूछा जाता है कि क्रिस्टल सिस्टम का टाइप ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखिएगा 7 होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ
एंड एंगल, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा तो ये याद रख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल ये हो गया। एक्सियल कैरेक्टर और नंबर ऑफ ब्रेविस लेटिस, आपको क्यूबिक दे देगा और बोलेगा एक्सियल कैरेक्टर ऑब्जेक्टिव में बताइए, तो यहाँ पे बोल दीजिएगा अल्फ़ा यानी ए बराबर बी बराबर सी, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, और नंबर ऑफ ब्रेविस लेटिस इसमें कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, टोटल 7 होगा। और ट्राइगोनल में क्या होता है, अल्फ़ा बराबर बीटा इज़ नॉट इक्वल टू अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, और ए बराबर बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। और इसमें जो ब्रेविस लेटिस का नंबर होता है वो होता है 2। और तीसरा होता है ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बिक, जिसमें ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, यानी कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होता है। लेकिन इसमें अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री इसमें भी होता है, और ब्रेविस लेटिस नंबर 4 होता है। मोनोक्लिनिक में ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी होता है, और इसमें भी हमारा अल्फ़ा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है, बट बीटा इसमें 90 डिग्री नहीं होता, और इसमें ब्रेविस लेटिस का नंबर 2 होता है। 5वां हो गया ट्राइक्लिनिक, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और इसमें हमारा 1 होता है। और 6ठा होता है हमारा रोम्बोहाइड्रल, और इसी को ट्राइगोनल भी बोलते हैं, जिसमें ए बराबर बी बराबर सी होता है, अल्फ़ा बराबर बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें भी 1 होता है हमारा, और याद रखिएगा इसमें अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा होता है, बट तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। हेक्सागोनल, ए बराबर बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री होता है, और गामा इसमें 120 डिग्री होता है। आपको ये सारा याद कर लेना है। देख सकते हैं, एक बार में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ से है, तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाता है। अगर आपको एक मैं ट्रिक दे देता हूँ, जिससे आप लोग लाइन से इसे याद कर लीजिएगा, और इधर जो नंबर ऑफ ब्रेविस लेटिस है वो ऐसे याद कर लीजिएगा, 3 2 4 2 1 1 1, 3 2 4 2 1 1 1 ऐसे लिख लीजिएगा। और इधर देखिए, क्यूट और मोटी रहो हमेशा, क्यूट और मोटी रहो हमेशा। ठीक है, ये आपका एक ट्रिक हो गया जो मैंने खुद बनाया, क्यूट और मोटी रहो हमेशा। ठीक है, ये अगर आप बनाते हैं तो देखिए, क्यूट CU हो गया, क्यूट का देखिए, क्यूट से आपको 2 बन जाएगा, CUT, तो क्यू से हो गया क्यूबिक, TE से हो गया टेट्रागोनल, और क्यूट और तो OR से हो गया आपका ऑर्थोरोम्बिक, मोटी मो से हो गया मोनोक्लिनिक, और टी बोला तो यहाँ पे ट्राइक्लिनिक, रहो RHO रहो, तो यहाँ से हो गया RHO से रोम्बोहाइड्रल, और हमेशा से हो गया आपका हेक्सागोनल। ओके, ये आप ऑब्जेक्टिव मतलब याद कर सकते हैं, ट्रिक है एक मैंने खुद बनाया, ऐसे ही नॉर्मली बाकी याद करने के लिए सही रहता है, तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको। अब आगे चलते हैं। अब आगे आता है क्यूबिक इज़ द मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। ये ऑब्जेक्टिव के लिए सही है आपका, क्यूबिक इज़ द मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम है, और ट्राइक्लिनिक इज़ द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। यूनिट सेल VBI, ये भी आपका जितना भी VBI में बोल देता हूँ वो सारा बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में मतलब ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव यहाँ से बनना ही है। The smallest repeating pattern of the crystal is called unit cell. Okay, on the basis of arrangement of particle there are 2 types of unit cell. पहला आता है primitive और simple cell. In this unit cell particles only present at each corner. पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ ईच कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक नहीं होगा यहाँ पे। In this unit cell, particles present at each corner as well as other position. Okay, it is of 2 types. इसका it is of 3 types. इसका 3 types होता है। पहला बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, वैसे आगे हम क्यूबिक यूनिट सेल ही पढ़ने वाले हैं। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, पार्टिकल्स प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर्ड।
देख सकते हैं यहाँ पे पार्टिकल जो है प्रत्येक कॉर्नर पे है और एक आपका बॉडी सेंटर्ड पे बीच में। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इन दिस यूनिट सेल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर्ड ऑफ यूनिट सेल। फेस सेंटर ऑफ यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में भी होगा, देख सकते हैं फेस जितना भी फेस है उसके सेंटर में, और प्लस में प्लस ये जो कॉर्नर पे है वो तो रहना ही है। तीसरा आता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इन दिस यूनिट सेल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ईच कॉर्नर एंड टू अपोजिट फेस सेंटर। ईच कॉर्नर पे प्रेजेंट ही है और एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, एक ऊपर के फेस पे एक नीचे के फेस पे। आप अगल या बगल के फेस पे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपोजिट सेंटर पे होना चाहिए। वी विल ओनली स्टडी अबाउट क्यूबिक यूनिट सेल एंड हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल। तो हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ने वाले हैं और हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल पढ़ने वाले हैं। तो ये रहा हमारा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके बारे में आप लोग पीछे से देख रहे हैं। आपको तो पता ही है, इसमें फेस 6 होता है, कॉर्नर 8 होता है और एज 12 होता है। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल का 3 टाइप होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इन दिस यूनिट सेल पार्टिकल ओनली प्रेजेंट ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो होगा वो क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पे ही पार्टिकल सिर्फ प्रेजेंट होगा। रियल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यहाँ से जितना है आगे सारा VBI ही है और ये सब भी VBI ही था, तो याद करते चलिए। यहाँ पे जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है, देख सकते हैं AA लेयर का होता है। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैविंग AAA टाइप लेयर ऑफ अरेंजमेंट, ये याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। और आपको बता दें इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर पे जो होता है ना 1/8 पार्ट, यानी एटम का 1/8 पार्ट एटम होता है एक कॉर्नर पे, यानी कुल मिला के इसमें एक एटम ही होगा। ठीक है, एक एटम जो है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इसके हर एक कॉर्नर पे। तो कॉर्नर तो 8 होता है, तो टोटल 1/8 पार्ट एक कॉर्नर पे होगा। नंबर ऑफ़ एटम यहाँ पे देख सकते हैं, निकालते हैं जिसको जेड द्वारा सूचित किया जाता है। नंबर ऑफ़ एटम तो 1/8 है हमारा कॉर्नर, 1/8 हमारा एक कॉर्नर पे होता है और कॉर्नर का संख्या 8 है, तो 1/8 × 8 हमारा यहाँ से नंबर ऑफ़ एटम 1 हो जाएगा। ये VBI ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ़ एटम कितना होता है, तो 1 होता है। ओके, देख सकते हैं नंबर ऑफ़ एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 1। ईच कॉर्नर कॉन्टेन्स 1/8 पार्ट ऑफ एटम। अब आते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ एटम सराउंडेड टू अ पर्टिकुलर एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एवरी एटम आर सराउंडेड बाय 6 अदर एटम, देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 6। ये भी याद कर लीजिएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 6 होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ, ये मोस्ट VBI है क्योंकि न्यूमेरिकल भी आपका इसी से बनेगा, और ऑब्जेक्टिव पूछता है रिलेशन आपका रेडियस और लेंथ, एज लेंथ A में। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट R बराबर रेडियस ऑफ एटम, A बराबर एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ से हम लोग अगर निकालने का कोशिश करें तो फ्रॉम फिगर में देख सकते हैं आप लोग, ये इतना दूर R इतना दूर R, तो A बराबर, और ये पूरा A है हमारा एज लेंथ, तो A बराबर 2R हो गया। यहाँ से R बराबर A/2 हमारा रिलेशन हो गया, ये याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। द पार्ट ऑफ यूनिट सेल फिल्ड विथ एटम इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन, और द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन बराबर वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ से हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होता है, एटम हमारा कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, तो एटम का 4/3 πr क्यूब हो जाएगा, और बट्टे में A क्यूब, क्योंकि क्यूब का हमारा जो होता है A क्यूब होता है वॉल्यूम। और अभी हमने रिलेशन भी पढ़ा था कि A बराबर 2R, तो यहाँ से हम लोग A बराबर 2R का मान यहाँ पे पुट कर देंगे नीचे, तो 2 का क्यूब 8 और R का क्यूब R क्यूब, यहाँ से काट कूट के आप लोग देख सकते हैं 0.524 होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रख लीजिएगा, इसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है 0.524।
अब परसेंटेज में अगर हम लोग परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का बात करेंगे तो 52.4%, 52.4% याद रख लीजिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। डैट इज़ 52.4% पार्ट जो होगा हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का वो फिल्ड होगा विथ एटम, आर फिल्ड विथ एटम। ओके, अब आता है वाइड पे। वाइड क्या होता है? वाइड और फ्री स्पेस और एम्प्टी स्पेस भी इसको बोला जाता है। द वैकेंट स्पेस विद इन द यूनिट सेल इज कॉल्ड वाइड। द वैकेंट स्पेस जो खाली स्थान होता है हमारा विद इन द यूनिट सेल, यूनिट सेल के अंदर, वही हमारा क्या कहलाता है? वॉइड कहलाता है। तो वॉइड बराबर होता है 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन। तो 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन करके हम निकाल सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन अभी हम लोगों ने पीछे निकाला था 0.524, तो 1 माइनस 0.524 इक्वल टू 0.476 आएगा। और इन परसेंटेज में अगर फ्री स्पेस और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो 47.6% होगा यहाँ पे हमारा वॉइड। तो ये याद रख लीजिएगा कि पैकिंग फ्रैक्शन जो हो जाएगा वो हमारा 52.4% और हमारा फ्री स्पेस जो हो जाएगा यानी वॉइड जो हो जाएगा वो 47.6% हो जाएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तो चलिए यहाँ से एक बार हम फिर से पूरा रिवीजन कर लेते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो प्रत्येक हमारा जो एटम होगा वो कहाँ पे होगा? तो सिर्फ और सिर्फ हमारा एटम प्रेजेंट होगा कहाँ पे? कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। ओके, देन सेकेंड आता है हमारा टोटल एटम कितना होगा? टोटल एक ही एटम होगा हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में और प्रत्येक कॉर्नर पे 1/8 पार्ट ऑफ एटम वहाँ पे होगा। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताया था मैंने? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब रिलेशन हम लोग बात कर लेते हैं। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन आर और रेडियस आर, एटम के रेडियस आर और एज लेंथ जो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एज लेंथ है ए, उसमें रिलेशन क्या था? तो ए बराबर 2r या r बराबर a/2, ये हमारा रिलेशन था। अब हम लोग बात कर लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग एफिशिएंसी का। तो कितना था? 52.4% या 0.524। ठीक है, परसेंट में 52.4%। अब यहाँ पे आता है हमारा लास्ट वॉइड। तो वॉइड कितना हो जाएगा? 47.6%। ये टोटल ऑब्जेक्टिव मैंने पूरा आपको एक बार में बता दिया जो कि यहाँ से निकल सकता था, तो आप इसे याद करके रखिएगा। चलिए अब आते हैं डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल पे। ठीक है, डेंसिटी कैसे निकालेंगे ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए आई मीन न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा और याद करके रखिएगा। लेट ए इज़ द एज लेंथ ऑफ क्यूब, D is density of unit cell and M molar mass of atom। ओके, तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम गुना में मास ऑफ वन एटम, यानी Z गुने M। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ एटम, M हमारा मोलर मास ऑफ एटम है जो कि हमने मान रखा था ऊपर। तो मास ऑफ वन एटम M होता है, तो मास ऑफ एक मोल में कितना आता है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। तो वो हमारा m हो जाएगा एक मोल का, यानी मास ऑफ वन एटम। एक एटम का मास कितना हो जाएगा? तब हमारा एक एटम का मास हो जाएगा m/6.022 इंटू 10⁻23, यानी हमारा जो मास ऑफ वन एटम निकल के आएगा वो आएगा कैपिटल M अपॉन में Na, जो कि एवोगाड्रो नंबर है। अब इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे हम लोगों ने Z इंटू M निकाल रखा था इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में मास ऑफ यूनिट सेल जो हमारा है वो हो जाएगा Z इंटू कैपिटल M अपॉन में Na। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने बैठा दिया। मास ऑफ यूनिट सेल हम लोगों ने निकाल लिया है, क्योंकि हमें डेंसिटी के लिए क्या चाहिए? मास और वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम तो हमें पता है यूनिट सेल का कि a क्यूब हो जाएगा। अब मास हम लोगों ने निकाल लिया यूनिट सेल का, तो मास हमारा हो जाएगा Z इंटू M अपॉन में Na। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो गया a क्यूब। तो डेंसिटी निकाल लेते हैं। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास का मान हम लोगों ने पुट कर दिया और वॉल्यूम का मान a क्यूब हमने यहाँ पे भी पुट कर दिया। तो D फाइनली हमारा आ जाता है ZM अपॉन में Na a क्यूब फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये आपको ये जो फॉर्मूला है वो सारे क्यूबिक यूनिट सेल के लिए यूज़ हो जाएगा। और यहाँ पे हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए निकाले तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए Z का मान क्या होता है? 1 होता है। मैंने आपको बताया था कि एटम टोटल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 होता है। तो D बराबर यहाँ से हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए निकल के आ जाएगा M अपॉन में Na इंटू a क्यूब।
अब आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, हमारा दूसरा। इन दिस यूनिट सेल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर्ड ऑफ क्यूब। ओके, यानी बॉडी के सेंटर में है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक बीच में पार्टिकल है और कॉर्नर पे तो पार्टिकल का रहना ही है। तो कॉर्नर पार्टिकल्स हो गया ये आपका, और ये बॉडी सेंटर पार्टिकल हो गया। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल देख सकते हैं ऐसा होता है, ये ऊपर से एक लेयर होता है चार का नीचे, फिर ये बीच में होगा ये नीला वाला, और फिर ये लाल वाला ऊपर से होगा एटम का, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC, इसको हम शॉर्ट में BCC भी लिखते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC आपको लिखा रहेगा कहीं पे भी शॉर्ट में। इन BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, every atom are surrounded by 8 other atom and hence coordination number of BCC unit cell is 8। यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 8 होगा। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में फिर से मैं बता देता हूँ, वहाँ पे कितना था, 6 था। नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम यानी BCC में हमारा नंबर ऑफ एटम कितना होगा, तो ईच कॉर्नर तो कंटेन करता है 1/8 पार्ट ऑफ एटम, ठीक है। और एक एटम हमारा बीच में, देख सकते हैं ये बीच में है, यानी एक एटम ये हो गया, और टोटल इन 8 कॉर्नर पे जो 1/8 8 पार्ट मिला हुआ है उसको मिला के एक एटम वो हो जाए, और एक एटम ये, एक एटम ये, यानी टोटल 2 एटम हो जाएगा हमारा यहाँ पे। यानी बॉडी सेंटर्ड कंटेन कम्प्लीटली 1 एटम, बॉडी सेंटर जो है वो वहाँ पे एक एटम होगा, तो नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा, 1/8 × 8, जो कि हमारा कॉर्नर का टोटल एटम को अगर हम कर लेते तो ये आ जाएगा, यानी 1, और ये हमारा एक जो कम्प्लीटली जो बॉडी के अंदर में है एक, तो एक, यानी टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, जेड का मान 2 हो जाएगा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 2 हो जाएगा हमारा टोटल एटम, ठीक है, नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम इन BCC यूनिट सेल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ A, ठीक है, R हो गया ये हमारा, तो लिखे थे पीछे भी, R बराबर रेडियस ऑफ एटम और A बराबर एज लेंथ ऑफ क्यूब। यहाँ से हमारा रिलेशन कुछ ऐसा बनने वाला है, आप लोग देख सकते हैं, त्रिभुज वगैरह, फिगर ये हो गया, और यहाँ से त्रिभुज वगैरह करके। वैसे ये आपसे नहीं पूछेगा इसका डेरिवेशन, बाकी आपको बस रिलेशन याद कर लेना है। तो यहाँ से रिलेशन देख सकते हैं, हमारा जो BCC के लिए रिलेशन आता है वो R बराबर √3/4 गुने A आता है, √3/4 गुने A, और वहाँ पे था हमारा R बराबर A/2, और यहाँ पे √3/4 A, ओके, याद करके रखिएगा, √3/4 A। अब यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग निकालते हैं और पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर हम लोगों ने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ से हम लोग टोटल रिलेशन बैठा के निकालते तो 0.68 आता है, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ से आप लोग याद रख लीजिएगा 0.68 या फिर 68%, अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो इन परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 68%, दैट इज 68% पार्ट ऑफ BCC यूनिट सेल इज फिल्ड विथ एटम, ठीक है। वहाँ पे कितना था हमारा 52.4%, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 68% पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग एफिशिएंसी भी इसको बोलते हैं। वॉइड की बात करते हैं तो यहाँ पे घटा दीजिए, तो वॉइड 1 में से अगर हम घटाते तो 32%, हमारा 32% आ जाएगा यहाँ पे वॉइड, और वहाँ पे कितना था 47.6% था, ठीक है, वॉइड, और यहाँ पे है 32%, और हमारा पैकिंग एफिशिएंसी है 68%। तो फिर से हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से रिकॉल करते हैं सारा चीज़ BCC में। तो BCC में क्या था, देखिए, सबसे पहले जितना पार्टिकल है वो कॉर्नर पे था ही, साथ सेंटर के बीच में भी एक पार्टिकल था, ओके। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6 था, और सॉरी 8 था, 6 सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का था। और अगर एटम की बात करें तो इसमें टोटल एटम कितना था, टोटल एटम 2 था। रिलेशन की बात करें रेडियस R और एज लेंथ A के बीच, तो यहाँ पे R बराबर था √3/4 × A। अगर हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें परसेंटेज में तो 68% था, और अगर हम लोग वॉइड की बात करें तो वॉइड था हमारा 32%। तो चलिए यहाँ तक हमारा पूरा हो चुका है।
अब डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी के लिए कुछ नहीं करना है, हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना है, बस हमें यहाँ पे जेड का मान 2 रख देना, क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना था। डेंसिटी का फॉर्मूला आप ये याद रख लीजिएगा, सारे के लिए यही होगा, डी बराबर जेड एम अपॉन में एन ए क्यूब। ठीक है, बस यहाँ पे जेड का मान हमें पुट करना है, क्योंकि वहाँ पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जेड का मान 1 था, तो हमने 1 पुट किया था। यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर BCC यूनिट सेल जेड बराबर 2 होता है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा हमारा 2m अपॉन में एन ए क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डेंसिटी, जहाँ पे सारा पार्ट लिखा हुआ है, डी बराबर हमारा डेंसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डी जो होता है, डी बराबर हो जाता है डेंसिटी ऑफ क्यूब, एम बराबर मोलर मास ऑफ एटम, एन ए जो होता है वो हमारा एवोगाड्रो नंबर होता है, जिसका वैल्यू 6.022 × 10⁻23 होता है, और ए बराबर एज लेंथ ऑफ क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लिथियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल इज द लेंथ ऑफ साइड द यूनिट सेल ऑफ लिथियम इज 357 पिकोमीटर, द एटम रेडियस ऑफ लिथियम विल बी। नॉर्मल बात है, हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था कि आर बराबर क्या होता है √3/4 इंटू ए, और ए का मान यहाँ पे हमको दे रखा है 357 यहाँ से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 154.58 पिकोमीटर। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम तीसरा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल FCC यूनिट सेल, और इसको एक और चीज़ बोला जाता है क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल CCP, ये याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत जगहों पे CCP देखने को मिलेगा। इन दिस यूनिट सेल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड ईच फेस सेंटर ऑफ क्यूब। ठीक है, इसमें पार्टिकल जो प्रेजेंट होता है वो ईच कॉर्नर पे तो होता ही है, साथ ही साथ प्रत्येक फेस पे भी मौजूद होता है। फेस सेंटर देख सकते हैं यहाँ पे। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ अरेंजमेंट आपको पार्टिकल का देखने को मिल जाएगा, और इस पे जो टाइप होता है वो इट हैविंग ABC टाइप ऑफ लेयर अरेंजमेंट, इस पे ABC टाइप का लेयर अरेंजमेंट होता है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। देखिए नंबर ऑफ एटम अ यूनिट सेल कैसे होगा, यहाँ पे आपको पता है प्रत्येक कॉर्नर पे 1/8 जो हमारा पार्ट है वो रहता है, और आपका जो एक फेस है उस पे 1/2 पार्ट एटम का होता है। फेस टोटल कितना आपको बताया था मैंने, टोटल फेस 6 होता है। ठीक है, 6 फेस होता है, और एक फेस पे 1/2 पार्ट होता है एटम का। ठीक है, तो 6 गुना 1/2 यानी टोटल 3 एटम हमारा हो जाएगा कहाँ पे, टोटल फेस को मिला के 3 एटम, और एक एटम टोटल कॉर्नर को मिला करके। ठीक है, तो टोटल इसमें कितना एटम हो जाएगा, 4 एटम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ईच कॉर्नर कॉन्टेंस 1/8 पार्ट ऑफ एटम, ईच फेस सेंटर कंटेंस 1/2 पार्ट ऑफ एटम, मैंने आपको बताया था। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा 1/8 × 8 प्लस में 1/2 × 6, क्योंकि 6 फेस होता है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम 4 निकल जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम जेड बराबर FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और CCP क्लोजेस्ट क्यूबिक पैकिंग यूनिट सेल, जिसमें हो जाएगा हमारा 4। अब रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशन कुछ ऐसा निकला है रेडियस और हमारा एज लेंथ के बीच में, तो मैंने बताया था ये डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है, आपको बस याद कर लेना है इसका मान। तो क्या होता है R बराबर A/2√2, R बराबर A/2√2, R बराबर A/2√2, और यहाँ पे हम लोग R बराबर क्या है A/2√2। ओके, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो टोटल निकाल के हमारा 0.74 आ जाएगा, 0.74 पैकिंग हमारा एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC और CCP यूनिट सेल कितना हो जाएगा हमारा 0.74। पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें इन परसेंटेज तो 74%, डैट इज 74% पार्ट ऑफ एटम पार्ट्स ऑफ FCC और CCP यूनिट सेल आर फिल्ड विथ एटम। ओके, वाइड और फ्री स्पेस, वाइड बराबर हम लोग निकाल सकते हैं 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन, तो हमारा आ जाएगा 0.26। अब इसमें हम लोग शुरू से बात करते हैं, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर भी देख लेते हैं इसका। तो देख सकते हैं फ्री स्पेस और वॉइड इन
26%, परसेंटेज में अगर हम निकालें, कॉर्नर कंटेंट्स 1/8 पार्ट ऑफ एटम, बॉडी सेंटर कंटेंट्स कंप्लीट 1 एटम, फेस सेंटर्ड कंटेंट्स 1/2 पार्ट ऑफ एटम, एज कंटेंट्स 1/4 पार्ट्स ऑफ एटम। ठीक है, एज जो है हमारा वो कंटेंट करता है 1/4 पार्ट ऑफ एटम। तो इतना हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया, तो हमारा तीनों टाइप ख़त्म होता है। यहाँ तक देख सकते हो आप लोग, पूरा टाइप हमारा ख़त्म हो चुका है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एससीपी, तो सब अब आता है हमारा एससीपी यूनिट सेल। चलिए हम लोगों ने इतना दूर पढ़ लिया। एससीपी यूनिट सेल, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल, हम लोगों ने वहाँ तक पढ़ लिया था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब हेक्सागोनल पैकिंग यूनिट सेल पढ़ने वाले हैं। इन दिस यूनिट सेल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ऑफ हेक्सागोनल, 2 opposite face centered of hexagonal and 3 atoms are placed between 2 hexagonal layer। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट पार्टिकल्स का कुछ ऐसा होता है, ए वी टाइप का। ओके, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ एससीपी, each corner contains 1/6 part of atom, 3 atoms placed between 2 hexagonal layer, opposite face centered contains 1/2 part of atom, number of atoms equal to 1/6 into 12 plus 1/2 into 2 plus 3। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें 6 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, 6 हो गया इसमें। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें अगर हम एससीपी यूनिट सेल का, तो इन एससीपी यूनिट सेल 1 atom are surrounded by 12 other atoms, so coordination number of SCP unit cell equal to 12। relation between atomic radius A and age length A, atomic radius R और age length A of SCP unit cell। लेट यहाँ से देख सकते हैं A बराबर एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, R बराबर रेडियस ऑफ एटम। यहाँ से ये तो R बराबर यहाँ से भी हमारा फिर से निकल जाएगा A/2। रिलेशन यहाँ भी हमारा R बराबर A/2 सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के द्वारा सेम निकल रहा। ठीक है, अब यहाँ पे हाइट की भी बात करते हैं, हाइट भी निकालना पड़ेगा हमको एससीपी यूनिट सेल में। तो हाइट ये देख सकते हैं इस प्रकार से निकाला गया है, वैसे ज़रूरी नहीं है बट आप लोगों को अगर डेरिवेशन चाहिए तो देख सकते हैं, ऐसा कुछ है। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि एक पेज में आप लोगों को दिख जाए जहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार यहाँ से ख़त्म है। इसका लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और पूरा कॉपी में नोट करते चलिएगा, क्योंकि अभी टाइम है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के याद कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे h का जो हमारा वैल्यू निकलेगा वो रिलेशन निकलेगा h बराबर 2√2/3a। ठीक है, 2√2/√3 इंटू a। चलिए, वॉल्यूम ऑफ एचसीपी यूनिट सेल, वॉल्यूम भी इसमें पूछा जाएगा। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एचसीपी यूनिट सेल 24√2r³। 24√2r³ हमारा हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमें कुछ आयनिक कंपाउंड का पढ़ना होता है जो कि बोर्ड में पूछा जाता है, तो स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिएगा। रेडियस रेशियो क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ रेशियो। रेडियस रेशियो कहलाता है। रेडियस रेशियो बराबर हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कैटायन रेडियस ऑफ एनायन। कैटायन के रेडियस को हम R+ से दिखाएंगे और एनायन के रेडियस को R- से। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन डिपेंड्स अपॉन रेडियस रेशियो। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो आयन का वो डिपेंड्स करेगा किस पे, रेडियस पे, रेडियस रेशियो पे। हायर इज द रेडियस रेशियो, हायर विल बी कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर देख सकते हैं। और लिमिटिंग रेडियस रेशियो ये याद करने वाला है, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो इसका लिमिटिंग रेडियस रेशियो जो होगा 1 से लेके 0.732 के बीच। अगर 6 है
तो 0.732 से 0.414 के बीच, और 4 है तो 0.414 से 0.225 के बीच, अगर 3 है तो 0.225 से 0.155 तक इसका लिमिटिंग रेडियस रेशियो आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ रॉक सॉल्ट वेरी VVI, क्योंकि आपको ये पूछेगा ही सब्जेक्टिव में, तो इस चैप्टर का ये भी एक VVI है, तो आप लोग इसे भी याद करके रखिएगा। सोडियम क्लोराइड का जो होता है उसे हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और स्ट्रक्चर आपको देख लेना है, बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये जो हमारा रेड है वो कैटायन होता है जो कि Na+ होता है सोडियम का, और क्लोरीन एनायन जो होता है वो हमारा क्लोरीन होता है। तो जितना भी हमारा सोडियम का पॉजिटिव है, सोडियम आयन है, वो हमारा कॉर्नर पे होता है, टोटल कॉर्नर पे, और एक सेंटर पे होता है, ठीक है, सेंटर में होता है। और जो हमारा एनायन है वो टोटल कॉर्नर पे होता है और हमारा टोटल फेस पे होता है, ठीक है। रॉक सॉल्ट हैविंग, आप ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, रॉक सॉल्ट हैविंग FCC या CCP स्ट्रक्चर, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक या फिर क्लोजेस्ट क्यूबिक पैकिंग स्ट्रक्चर होता है हमारा रॉक सॉल्ट का। पोजीशन ऑफ आयन इन यूनिट सेल एट ईच कॉर्नर एंड ईच फेस centered ion is present at each corner and each face center ion is present, ठीक है। क्लोरीन आयन प्रेजेंट होता है, एनायन प्रेजेंट होता है सेंटर पे, यानी क्लोरीन आयन जो हमारा एनायन है वो की कॉर्नर और ईच फेस पे प्रेजेंट होता है। एट ईच एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर कैट आयन यानी Na+ इज प्रेजेंट, कैट आयन प्रेजेंट होता है। नंबर ऑफ आयन इन अ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ आयन होता है वो कितना होता है, तो नंबर ऑफ एन आयन यानी क्लोरीन का आयन कितना होगा, टोटल 4 होगा, और नंबर ऑफ कैट आयन कितना होगा, 4 होगा, यानी टोटल 8 हमारा जो आयन है यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में 8 आयन हमारा टोटल प्रेजेंट होगा। इन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर कैट आयन आर सराउंडेड बाय 6 एनायन एंड anion surrounded by 6 cation, so coordination number of cation equal to 6, coordination number of anion equal to 6. In rock salt structure, cation as well as anion having coordination number equal to 6, and hence rock salt structure is also known as 6:6 structure. Okay, a relation between radius of cation and radius of anion. तो लेट R प्लस जो है हमारा रेडियस ऑफ कैटायन है, R माइनस जो है रेडियस ऑफ एनायन है। तो फिगर से यहाँ से निकाल के R प्लस और प्लस का R माइनस जो है हमारा A/2 निकल के आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड, ये भी मोस्ट VVI है, इस दोनों में से किसी का भी स्ट्रक्चर आपको पूछ सकता है। तो CaCl जो होता है वो हमारा CS सीजियम प्लस, और क्लोरीन माइनस का जो हमारा होता है वो स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पोजीशन ऑफ आयन इन यूनिट सेल। एन आयन आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर्स, कैट आयन आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। नंबर ऑफ आयन इन अ यूनिट सेल, तो सीजियम क्लोराइड में जो नंबर ऑफ आयन होता है यूनिट सेल का, नंबर ऑफ कैट आयन भी 1 और नंबर ऑफ एनायन भी 1। इन सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर एवरी आयन आर surrounded by 8 other ions, so coordination number of cat ion 8, coordination number of anion भी 8 ही होगा। in cesium chloride both ion having coordination number equal to 8, therefore it is इसीलिए जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 8, और इसीलिए ये 8:8 होगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा कुछ है, आप लोग ये डेरिवेशन अपना उतार लीजिएगा, क्योंकि मैं डेरिवेशन अभी बता तो नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा R प्लस और प्लस का R माइनस में क्या रिलेशन आता है, √3/2a, ठीक है, वेयर a बराबर एज लेंथ ऑफ यूनिट से। void or free space or interstices or hole, the empty space within the unit cell is called void,
वॉइड का आप लोगों को पढ़ना है, वॉइड पूछता है तो देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ वॉइड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट, यहाँ पे 4 टाइप होते हैं वॉइड के, 4 टाइप्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड। ठीक है, 4 वॉइड होता है। पहला आता है ट्रायंगुलर वॉइड, द एम्प्टी स्पेस बिटवीन 3 एटम when atoms are arranged as the triangle is called triangular void। यहाँ पे ट्रायंगुलर वॉइड दिया हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड इज 3, ये याद कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 3 होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव है, आपको पूछा ही जाएगा। यहाँ जितना भी कुछ मैं आपको बता रहा हूँ सब VBI है, सब कुछ, कोई भी चीज़ यहाँ पे बेकार नहीं है। बिल्कुल आपके ज़रूरत के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से ही सारा कुछ है। रिलेशन बिटवीन R एंड R, यानी कैपिटल R और स्मॉल r। तो कैपिटल R हो गया रेडियस ऑफ बिग एटम और स्मॉल r हो गया हमारा रेडियस ऑफ एटम विच प्लेस्ड इन वॉइड, जो कि वॉइड के बीच में रखा हुआ है। तो स्मॉल r इक्वल टू 0.155 कैपिटल R। टेट्राहाइड्रल वॉइड, द एम्प्टी स्पेस बिटवीन 4 एटम व्हेन 1 एटम प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ट्रायंगुलर अरेंजमेंट ऑफ 3 एटम। ये हो गया हमारा टेट्राहाइड्रल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड इज 4। रिलेशन बिटवीन रेडियस देख सकते हैं, स्मॉल r और कैपिटल R। r बराबर हो जाएगा हमारा 0.225 कैपिटल R। टेट्राहाइड्रल वॉइड प्रेजेंट इन FCC या CCP एंड SCP यूनिट सेल, ये भी है VBI। अब आता है ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, द एम्प्टी स्पेस बिटवीन 6 एटम्स व्हेन 1 एटम प्लेस्ड on top and other is placed on bottom side of a square arrangement of 4 atom। तो इसका हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा फिगर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड इज 6। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा ऑक्टाहाइड्रल वॉइड का वो 6 होगा। रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R, स्मॉल r बराबर 0.414 R कैपिटल R। Octahedral void only present in FCC face centered cubic unit cell और या CCP and SCP unit cell। अब आता है लास्ट क्यूबिकल void, the empty space between 8 atoms when atoms are arranged at cube is called cubical void। इसका ये रहा फिगर। Coordination number of cubical void is 8. It present in simple cubic unit cell. Relation between small r and capital R, small r equal to 0.732 capital R। अब यहाँ पे एक और मेन जो हमारा आता है पॉइंट, डिफेक्ट और इम्परफेक्शन, ये भी VBI लगा लीजिएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल का अपने पोजीशन से भटक जाना डिफेक्ट कहलाता है। ओके, The deviation of particle from their regular arrangement in the crystal is called defect। डिफेक्ट जो होता है वो हमारा 2 टाइप का होता है, पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट। पहला पॉइंट डिफेक्ट, द डेविएशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर परफेक्ट पोजीशन ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। अब स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? द पॉइंट डिफेक्ट ड्यू टू विच स्टोइकियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल डू नॉट चेंजेस इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। टाइप्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, फर्स्ट वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट, the point defect in which some of the lattice site are vacant is called vacancy point defect। Due to vacancy point defect, density of the crystal decreases। Interstitial point defect, the point defect in which some constituent particles occupy the vacant site of lattice is called interstitial point defect। Due to this defect, density of crystal increases। ये ऑब्जेक्टिव है आपका, ये है हमारा वैकेंट पॉइंट डिफेक्ट का और ये हमारा इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट का एग्जांपल, मतलब फिगर आप लोग देख लीजिएगा। अब आता है हमारा तीसरा फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट।
इट इज़ ओनली सोन बाय आयनिक कंपाउंड, ये सिर्फ दिखाया जाता है आयनिक कंपाउंड के बारे में। फ्रैंकल पॉइंट डिफेक्ट इज सोन बाय shows by that ionic compound in which ion having large difference in size. It is also known as dislocation point defect. Due to Franklin point defect, the density of the crystal do not affected. यहाँ से हमारा इसका परिभाषा डिफिनीशन है, the defect in which cation leave their position and occupy the vacant site of lattice is called Frankel point defect. इसका एग्जांपल हो जाएगा जिंक सल्फाइड, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड ETC। स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट, स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट शोन बाय आयनिक कंपाउंड, ठीक है, ये भी आयनिक कंपाउंड के द्वारा ही दिखाया था। टू शो Schottky point defect, ionic compounds should have high coordination number. Due to Schottky point defect, density of crystal decreases. और यहाँ पे है इसका definition. The point defect in which equal number of cation and anion leave their position and get out from their lattice is called Schottky point defect. For example, AgBr, silver bromide, sodium chloride, cesium chloride, potassium chloride, etc. फ्रैंकलिन पॉइंट डिफेक्ट, फ्रैंकेल पॉइंट डिफेक्ट, ये हमारा इसका फिगर है और यहाँ पे स्कॉटकी पॉइंट डिफेक्ट का भी फिगर है। अब यहाँ पे आता है हमारा जो दूसरा था नॉन स्टोइकियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट। द पॉइंट डिफेक्ट ड्यू टू विच स्टोइकियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल गेट चेंज इज कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। इट इज ऑफ टू टाइप्स, मेटल एक्सेस पॉइंट डिफेक्ट, द पॉइंट डिफेक्ट इन विच anion leave their position and position occupied by electron is called metal excess. Due to excess of metal ion and trapped electron in crystal, the crystal becomes colored. This is called F-centered or color centered. F मतलब हो गया फारवेंजेंटर, ठीक है, फारवेंजेंटर जो कि जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर, ठीक है, फॉरवेजेंटर। ओके, यहाँ पे इसका फिगर हो गया। मेटल डिफिशियंसी पॉइंट डिफेक्ट, द पॉइंट डिफेक्ट इन विच कैटायन लीव देयर पोजीशन एंड पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय अनदर मेटल आयन इज कॉल्ड मेटल डिफिशियंसी पॉइंट डिफेक्ट। यहाँ पे ये इसका एग्जांपल बोलिए या फिगर बोलिए, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यहाँ पे ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? इट हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन, करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर, कंडक्टिविटी रेंज ऑफ कंडक्टर इज 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। द सब्सटेंस विच हैविंग कंडक्टिविटी 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इज कॉल्ड गुड कंडक्टर। कंडक्टर जो होता है उसका कंडक्टिविटी होता है 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इंसुलेटर का जो कंडक्टिविटी होता है 10⁻⁻20 से 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। और सेमी कंडक्टर का 10⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। दूसरा इंसुलेटर, it do not conduct electricity, that is current do not flow through it. It do not having any free electron, it having very low conductivity. Its conductivity range is 10⁻20 to 10⁻10 ohm inverse meter inverse. Semiconductor, the substance which having conductivity intermediate of conductor and insulator is called semiconductor. Its conductivity range is 10⁻6 to 10⁴ ohm inverse meter inverse. Types of semiconductor: intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor, it is the pure form of semiconductor. It belongs to group 14. ग्रुप 14 जो होता है हमारा कार्बन फैमिली जिसको बोलते हैं हम, पीरियोडिक टेबल में आप लोग पढ़े होंगे। तो उसमें 2 ही होता है, एक हो गया सिलिकॉन और एक हो गया जर्मेनियम, ठीक है।
वो हमारा होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। Conductivity of intrinsic semiconductor is very low. To increase its conductivity, other substance is added to it. This process is called doping. Doping का ये एक परिभाषा है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब दूसरा आता है हमारा extrinsic semiconductor. It is impure form of semiconductor. It is of two types, N type ऑफ सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और एक होता है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मिक्स्ड विथ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, यानी कि जिसको नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। इट इज़ आल्सो नोन एज इलेक्ट्रो रिच सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रो रिच सेमीकंडक्टर भी कहलाता है, माना जाता है। प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल देख सकते हैं, ये सब क्रिस्टल का सिस्टम है। यहाँ पे एग्जांपल है, ग्रुप 15 के साथ अगर आप लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम को मिला देते हैं तो एन टाइप हमारा बन जाता। दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मिक्स्ड विथ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 टू फॉर्म पी टाइप सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम को अगर हम ग्रुप 13 के एलिमेंट के साथ मिलाएंगे तो वो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है और ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर का एग्जांपल। अब ये आते हैं हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड पे। पीछे हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ solid on the basis of magnetic properties: paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic, antiferromagnetic और ferrimagnetic। तो सबको जानते हैं बारी बारी से। पहला हो गया पैरामैग्नेटिक, द सब्सटेंस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। दे लॉस देयर मैग्नेटिज्म इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, it having at least one unpaired electron। इसका एग्जांपल ये हो गया O2, Fe2 प्लस, Fe3 प्लस, CO3 प्लस, Cr3 प्लस और B2 etc। दूसरा हो गया डायमैग्नेटिक, द सब्सटेंस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक। it having all electrons in pair H2O, NaCl, KCl3, CaCl, C6H6 etc। Ferromagnetic, the substance which are strongly attached by magnetic field is called ferromagnetic, it having large number of unpaired electron। It show magnetism also in absence of magnetic field। For example, cobalt, nickel, ferrous, CrO3, chromium oxide etc। Antiferromagnetic, the properties of substance due to which net electromagnetic moment is equal to 0 called antiferromagnetic substance। Domains cancelled each other in antiferromagnetic। domains देख सकते हैं, ये डोमेन जो होता है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। फेरोमैग्नेटिक, द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ferromagnetic substance। domains do not cancel each other। तो ये हमारा था चैप्टर और ये पूरा ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस पर अपना सारा नोट जो हैंड रिटन होता है वो अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।